नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में भी जानेंगे। पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी का पार्ट 59 है। ये पीजीटी कॉमर्स कोर्स की सीरीज के तहत ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस हैं। ये उन सभी एग्जाम में हेल्पफुल हैं जो पीजीटी कॉमर्स के नवोदय, केंद्रीय, डीएसएसएसबी या एचटेट, आरपीएससी, यूपी पीजीटी या यूपी टीजीटी, इसके अलावा उन सभी एग्जाम्स में भी लाभदायक होंगे जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। लगभग सभी एग्जाम्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस के लिए टॉपिक पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको एमसीक्यूज को भी रखा गया है प्रैक्टिस के लिए। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं स्टार्टिंग में ही आज बता देता हूं। कई लोग फिर से पूछते हैं कमेंट के माध्यम से बुक्स के बारे में। बेस्ट बुक 11th 12th की जो कोर बुक्स हैं वो बेस्ट बुक है। मार्केट में जितनी भी बुक्स आ रही हैं उनमें काफी सारी एरर्स हैं या जो मटेरियल है वो अपडेटेड नहीं है, काफी पुराना है। आप उनको देख सकते हैं, अपनी 11th 12th की बुक्स को पढ़ें। और इसके अलावा कोर्स के लिए आप मैं जो ये सीरीज बना रहा हूँ ये इसीलिए बना रहा हूँ, इसमें अपडेटेड मटेरियल है और कंटिन्यूअसली आप रिवीजन के तौर पे इनको ले सकते हैं। जो वीडियोस मेरे बन चुके हैं, आने वाले टाइम में और वीडियोस भी आएंगे। संभवतः आज के बाद जो वीडियोस आएंगे वो अकाउंटेंसी के टॉपिक पे रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन को समझते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या? करंट टॉपिक में कंज्यूमर से मतलब उस व्यक्ति से है जो कोई गुड्स या कोई सर्विस कंज्यूम करता है खरीद करके। प्रोटेक्शन के तहत कंज्यूमर्स को, क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, अपने ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लालच में ऐसी एक्टिविटीज की मदद लेते हैं जिनको हम या तो अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मानते हैं और इनकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर को। तो उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, उसको राहत देने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। यही कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब भी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब बिजनेस में एक बिजनेसमैन के द्वारा अपनाई जाने वाली ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस से है, व्यापारिक कार्यवाहियों से है जिनमें किसी अनफेयर यानी कि अनुचित तरीके का या डिसेप्टिव कोई धोखाधड़ी वाली कोई प्रैक्टिस का प्रयोग किया जाता है और उसका पर्पज होता है कि अपनी सेल को बढ़ा देना। जब कोई बिजनेसमैन ऐसी कोई भी एक्टिविटी करता है, अनुचित तरीका अपना करके अपनी सेल को बढ़ाने की कोशिश करता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसके सामान को खरीदें, उसके लिए वो गलत एडवर्टीजमेंट करे, उसके लिए वो गलत जानकारी दे अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो इस तरीके से अगर वो सेल बढ़ाने की कोशिश करता है, क्वालिटी ज्यादा बता करके, बढ़ा चढ़ा करके, ये सारी प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के तहत आती हैं। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कौन सी कहलाती हैं? ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी व्यापारिक कार्यवाहियों को कहते हैं, यानी कि एक ट्रेडर के द्वारा की जाने वाली ऐसी एक्टिविटीज जो एक तरह से उनकी किसी कमोडिटी का ज्यादा प्राइस चार्ज करने के मकसद से एक रिस्ट्रिक्शन, एक बाधा के तौर पर सेल में उत्पन्न की जाती है किसी सेलर के द्वारा। यानी कि या तो सप्लाई को रोक दिया जाता है जिससे कि प्राइसेस बढ़ जाएं और फिर ज्यादा बढ़े हुए प्राइसेस पे हम उसको बेच दें, या मान लो हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है कि जिसकी नीड है किसी बायर को बहुत ज्यादा और हम कहते हैं कि भाई हम इसको तभी बेचेंगे जब आप दूसरा सामान लेंगे। फॉर एग्जांपल, जिसका जैसे इसका रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि मान लीजिए किसानों को यूरिया की या डीएपी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है जब वो बुवाई का सीजन होता है उनके यहाँ। तो जब वो फसल की बुवाई के लिए खाद लेने जाते हैं सेलर्स के पास, कभी कभी खाद की किल्लत हो जाती है। जब खाद की किल्लत हो जाती है यानी कि कमी हो जाती है मार्केट में, तो उनको जरूरी हो जाता है चाहे कैसे भी उनको ये खाद मिले। तो जो सेलर है वो कहता है कि ये खाद लोगे तो आपको ये फर्टिलाइजर का पैकेट इसके साथ लेना ही पड़ेगा, अलग से किसी पेस्टिसाइड का, केमिकल का एक पैकेट लेना पड़ेगा, तब आपको ये मिलेगा। या आप गैस एजेंसी पे जाते हैं, मान लो गैस सिलेंडर लेने के लिए, और गैस वाले एजेंसी वाले आपको कहते हैं कि अगर आप नया कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको स्टोव हमसे ही खरीदना पड़ेगा। इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं ये रिस्ट्रिक्टिव होती हैं। रिस्ट्रिक्टिव में हमारा मकसद होता है अपना ज्यादा लाभ कमाने के लिए एक तरह से सेल पे
किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन टाइप क्रिएट करके, सप्लाई में कोई बाधा उत्पन्न करके, और हम नाजायज बेनिफिट उठाते हैं अगर, जबकि तो एड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जहां पे हम अनफेयर तरीके से बिक्री बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव में अनफेयर तरीके से हम प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज करने की प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस। इसकी इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंज्यूमर प्रोटेक्ट करने से क्या लाभ है, क्या इसका महत्व है, क्या नीड है, जरूरत क्या है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, एक कंज्यूमर के नजरिए से, एक ग्राहक के नजरिए से अगर देखेंगे तो कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए जरूरी है। बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो अनअवेयर रहते हैं और क्वालिटी के बारे में ज्यादा जांच परख नहीं करते हैं सामान के बारे में, या बहुत ज्यादा वो देखते नहीं है कि भाई हम जो सामान खरीद रहे हैं उसको वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, उसका रेट सही है कि नहीं है। तो कंज्यूमर को अवेयर कराने के लिए जरूरी होता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो होते हैं वो जनरली अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, उनकी कोई एसोसिएशंस नहीं होती हैं, वो सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में और ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से वो अपने अधिकारों की डिमांड नहीं कर पाते हैं। तो कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज कराना भी एक मकसद होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। इसके अलावा होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेल प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर्स। जो सेलर्स होते हैं वो कई तरह की मेल प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, जैसे कम तोलना या मिलावट वाला सामान बेचना। तो ऐसी प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए भी जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को करना। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। अब बिजनेसमैन के नजरिए से क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या नीड है इसकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए, बिजनेसमैन के खुद के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी रहता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। अगर एक बिजनेसमैन कंज्यूमर को प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखेगा, कंज्यूमर का अहित करेगा, तो कंज्यूमर लंबे समय तक उससे सामान नहीं खरीदेगा, उससे जुड़ाव नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसे बिजनेसमैन जो क्वालिटी वाला सामान बेचते हैं, कंज्यूमर के हितों को सुरक्षित रखते हैं, अगर खराब सामान होता है तो बता देते हैं कंज्यूमर को कि ये सामान अच्छा नहीं है, आप अच्छा सामान लीजिए। तो इस तरीके से कंज्यूमर का जुड़ाव बनता है बिजनेसमैन से और ये बिजनेसमैन के लंबे समय के लिए उसको फायदा देता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी में रहकर के ही व्यवसाय करता है, तो इसलिए उसकी ये सामाजिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे। मॉरल जस्टिफिकेशन, ये मॉरल यानी कि नीति के आधार पे भी ये न्यायकारी है कि बिजनेसमैन कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे, उसके हितों का ध्यान रखे, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसी की वजह से बिजनेसमैन को अर्निंग्स होती हैं, तो इसलिए उसकी ड्यूटी बनती है। मॉरल जस्टिफाइड ये है उसकी ड्यूटी कि भाई वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकारी इंटरवेंशन से बचने के लिए भी, क्योंकि अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा किसी खास बिजनेस इंडस्ट्री के द्वारा, तो वैसी इंडस्ट्री को जो गवर्नमेंट है वो अपने कंट्रोल में ले सकती है। तो अगर सरकारी इंटरवेंशन से बचना है, हस्तक्षेप से बचना है बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन को स्वयं ही कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कौन से तरीके हैं, कौन से रास्ते हैं जिनसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, ये जो मैं टॉपिक्स हैं इतने डिटेल में क्यों करा रहा हूं, इसके कारण है आजकल एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड है वो बदला है। पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो लिटरेचर टाइप आते थे कि भाई पूछ लिया कि इसके राइटर कौन है, ये किसने डेफिनेशन दी है, या ये एक्ट कब बना था। आज की डेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डीप आते हैं, यानी कि कॉन्सेप्चुअल आते हैं। कॉन्सेप्चुअल के लिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, डीप आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको कोई अंदर की चीज, उसके मेरिट, डीमेरिट, फीचर, वेज, मींस, मेथड्स उनसे जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इन सबको आपको एक नजर देखना चाहिए और वन लाइन इनको समझना भी चाहिए। वेज एंड मींस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के वेज क्या हैं? कई रास्ते हैं। सबसे पहला सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस स्वयं ही सेल्फ रेगुलेशन करे, अपने आप को इस तरीके से नियमन करे, अपने नियम स्वयं बनाए कि वो बिजनेस की जो गुडविल है उसको बढ़ाने के मकसद से ऐसे रेगुलेशंस बनाए जाएं ताकि कंज्यूमर को हम प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित रखें। बिजनेस एसोसिएशन, इसके अलावा व्यवसायिक एसोसिएशंस भी बनती हैं। जो बिजनेसमैन है वो अपनी एसोसिएशन बनाते हैं कि भी हम जो अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे बिजनेसमैन हैं उन सब के लिए हम एसोसिएशन बना करके ये इंश्योर करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री के जो ग्राहक हैं उनके हित सुरक्षित रहें, ताकि हमारी इंडस्ट्री की भी जो गुडविल है, इमेज है, वो बेटर रहे। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज करके डिफरेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बना के भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट की रक्षा
की जा सकती है। कंज्यूमर अवेयरनेस के माध्यम से कंज्यूमर को ही हम अवेयर करें कि आप जब सामान लेते हैं तो क्वालिटी वाला सामान देखें, आप रिसिप्ट जरूर लें, आप जब इंश्योर हो जाए क्वालिटी के बारे में तभी सामान खरीदें। कोई अननोन पर्सन से, यानी कि ऐसा जिसके बारे में आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसी जगह से सामान नहीं खरीदें। नेक्स्ट है एनजीओज। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे एनजीओ कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए काम करते हैं इनके माध्यम से, और इसके अलावा गवर्नमेंट। और अंतिम जिम्मेदारी सरकार की तो बनती ही है, क्योंकि सरकार लोकतंत्र है, सरकार का काम है वेलफेयर, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना लोगों को, वेलफेयर प्रोवाइड कराना, लोगों को वेलफेयर का लुक आफ्टर करना। तो इसके लिए सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, और सरकार अलग अलग तरीकों से लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सरकार किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी लोगों को, एक तो जागरूक तो करती ही है, साथ ही साथ सरकार नियम भी बनाती है, एक्ट पारित करती है, लॉ बनाती है। इस माध्यम से भी सरकार लोगों को प्रोटेक्ट करती है। इस संदर्भ में सरकार ने समय समय पे बहुत सारे कानून बनाए हैं, कोई एक ऐसा कानून नहीं है। तो जो बहुत सारे कानून बनाए हैं ये सभी मिलाकर के कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने का ही काम करते हैं। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बाकी जो एक्ट्स हैं उनके अपने अपने क्राइटेरिया हैं, लेकिन वो भी कंज्यूमर को ही राहत पहुंचाते हैं। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिकली इसी मकसद के लिए कानून बनाया गया है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इससे पहले 1986 एग्जिस्टेंस में था, लेकिन अभी 20 जुलाई 2020 से 20 जुलाई 2020 से ये न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये इन्फोर्स हो गया है, लागू हो गया है। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी ये जो एक्ट है इसकी जगह नया एक्ट बन चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 1987 से। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, ये जानकारी के लिए इसलिए मैंने रखा है यहाँ पे। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में एक्ट लागू हो चुका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नंबर 35 ऑफ 2019 एक्ट, इसको जो अनुमति मिली प्रेसिडेंट की वो मिली 9 अगस्त 2019 को, इसलिए इस दिन से ये अधिसूचित हुआ, गजट में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा ये एक्ट फोर्स में आया 20 जुलाई 2020 से ये लागू हो चुका है भारतवर्ष में। इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के हितों की सुरक्षा करने के लिए एक्ट बनाया गया है। ये एक्ट अप्लाई होता है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे। इसका जो क्षेत्र है ये 1986 वाले एक्ट से ज्यादा व्यापक है। अब महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, हु कैन बी ए कंप्लेंट। शिकायत कर्ता कौन हो सकता है या शिकायत कौन कर सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत करने का राइट किसको है? सबसे पहला, शिकायत वो कर सकता है जो स्वयं कंज्यूमर है, यानी कि ग्राहक स्वयं कर सकता है या तो शिकायत, या एनी वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन अपनी इच्छा से, जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए उस लॉ के तहत जो लॉ उस समय पे लागू है देश में, यानी कि जब वो कंज्यूमर एसोसिएशन बनी है तो उस समय जो भी लॉ वहां पे प्रचलित है उस लॉ के तहत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार भी कंप्लेंट कर सकती है, शिकायत कर सकती है। यहाँ पे याद रखें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की व्यवस्था के तहत जो लोग शिकायत कर सकते हैं ये उनके बारे में है, ना कि नॉर्मल कोर्ट के लिए। द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी इस बार जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी की व्यवस्था है जो कि रेगुलेटरी बॉडी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मामले में। इससे पहले पुराने एक्ट में इसकी व्यवस्था नहीं थी, तो पुराने उसमें एक्ट में अगर देखेंगे तो ये उसका नाम नहीं मिलेगा, लेकिन आज के केस में ये सेंट्रल अथॉरिटी एक रेगुलेटरी बॉडी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्षेत्र में, तो ये भी शिकायत कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर्स
वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट, एक से ज्यादा ग्राहक मिल करके भी शिकायत कर सकते हैं जहां पर उन जो ग्राहक हैं उनके सेम इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो फ्लैट बायर्स हैं और उनके फ्लैट्स मिलने में दिक्कत हो रही है, तो वो किसी रियल एस्टेट कंपनी के साथ, क्योंकि उनके सेम इंटरेस्ट, उनको फ्लैट का कब्जा लेना है, वो एक साथ भी मिल करके शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डेथ हो जाती है ग्राहक की, कंज्यूमर की, तो उसके जो कानूनी वारिस होंगे, लीगल उसके जो उत्तराधिकारी होंगे, वो भी केस कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंज्यूमर एक माइनर है, यानी कि भारत में कंज्यूमर जो है अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसको माइनर कहा जाता है, यानी कि नाबालिग, 18 वर्ष से कम है, तो उसके पेरेंट या उसका जो भी कानूनी वारिस होगा, कानूनी वारिस नहीं, यहाँ पे कानूनी गार्जियन, संरक्षक उसका जो होगा वो शिकायत कर सकता है। अब बात आती है कंज्यूमर कौन हो सकता है। सामान्य भाषा में तो हम जानते हैं कि जो खरीदता है वो कंज्यूमर होता है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किस किस को कंज्यूमर माना जा सकता है और किसको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, ये जानना जरूरी है। इस एक्ट के तहत एक पर्सन, एक व्यक्ति जो बाई करता है कोई गुड्स कंसीडरेशन के लिए, यानी कि पैसा दे करके जब गुड्स खरीदता है, अब वो चाहे नकद दे के खरीदे, चाहे उधार खरीदे, चाहे किस्तों में खरीदे, डेफर्ड पेमेंट बेसिस में, चाहे जिस भी तरीके से खरीदे, अगर खरीदता है तो वो ग्राहक होगा। दूसरा, वह व्यक्ति जो यूज करता है ऐसी गुड्स को विद द अप्रूवल ऑफ द अबव डिस्कस्ड पर्सन, यानी कि जिसने ये गुड्स खरीदी हैं इसकी सहमति से कोई व्यक्ति अगर उन गुड्स को यूज करता है उसकी अप्रूवल से, तो वो भी ग्राहक माना जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इसके अलावा अगर सर्विस का केस है, गुड्स नहीं है यानी कि सर्विस है, तो सर्विस को जो हायर करता है या जो सर्विस को प्राप्त करता है मूल्य चुका करके, पैसा दे करके, वो भी ग्राहक माना जाएगा। या इज द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी है वो उस सर्विस का, और जिस सर्विस को इस ऊपर वाले पर्सन ने खरीदा है, बाई किया है इस ऑप्शन में, तो इसके अप्रूवल से अगर उस सर्विस को वो कंज्यूम कर रहा है तो वो भी बायर माना जाएगा, खरीदार माना जाएगा, कंज्यूमर माना जाएगा इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। हम क्यों जानना चाह रहे हैं कंज्यूमर कौन है? अभी हमने ऊपर देखा था शिकायत कौन कर सकता है, तो क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कंज्यूमर नहीं होगा तब तो वो शिकायत ही नहीं कर सकता है, अगर ऊपर वाले किसी भी पॉइंट्स में नहीं आता है, तो इसलिए कंज्यूमर की पहचान करना जरूरी है। अब बात आती है हु कैन नॉट बी ए कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन नहीं हो सकता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक पर्सन जो गुड्स ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है रीसेल के मकसद से, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गुड्स खरीद रहा है बेचने के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए अगर खरीद रहा है, और फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पज, या किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वो कोई कॉमर्शियल पर्पज से गुड्स खरीद रहा है, तो उसको कंज्यूमर नहीं माना जा सकता है। यहां पर इसका मतलब ये है कि अगर उसको कोई खराब गुड्स मिल जाती है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो व्यवस्था है उसके तहत शिकायत नहीं कर सकता है। हालांकि दूसरे तरीके उसके लिए भी हैं, वो आम कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा किसको नहीं माना जाएगा? हु अवेल्स ऑफ सच सर्विस फॉर एनी कमर्शियल सर्विस, या वो ऐसी कोई सर्विस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में सर्विस तो सारी आती है, तो इस बार बता ही दिया। इस बार जो नया एक्ट उसमें ये कहा गया है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स और सर्विसेज को इसके तहत माना जाएगा, इसके दायरे में आएंगी, जब तक भारत सरकार अलग से अधिसूचित ना कर दे किसी गुड को या सर्विस को कि ये इसके दायरे में नहीं आएगी। जब तक सरकार अलग से अधिसूचित नहीं कर देगी तब तक वो इसके दायरे में मानी जाएगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मानी जाएगी वो गुड्स। और अगर ऐसी सर्विस, कोई भी सर्विस जो दायरे में आती है लेकिन उस सर्विस का उपयोग होता है कॉमर्शियल पर्पज के लिए, तो जो व्यक्ति कॉमर्शियल पर्पज के लिए सर्विस को लेकर के यूज कर रहा है उसको भी कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें कहा गया ये जो क्लॉज हमने ऊपर पढ़ा, ये एक्ट का क्लॉज है, इस क्लॉज के तहत इसका कॉमर्शियल पर्पज का मतलब क्या है? तो कॉमर्शियल पर्पज जो अभी हमने पढ़ा, मतलब अगर कोई गुड्स को या सर्विस को कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो ये कॉमर्शियल पर्पज का मतलब क्या होगा? कॉमर्शियल पर्पज को भी डिफाइन किया गया है एक्ट में कि कॉमर्शियल पर्पज डज नॉट इंक्लूड यूज बाय ए पर्सन ऑफ गुड्स बॉट एंड यूज्ड बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।
कि अभी हमने देखा कि भाई अगर कोई व्यक्ति गुड्स या सर्विसेज को यूज करता है अपने कॉमर्शियल पर्पज में, तो उसको ग्राहक नहीं माना जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, और उसको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो एक ग्राहक को मिल सकती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो अब कॉमर्शियल पर्पज में किसी भी कॉमर्शियल पर्पज के लिए, लेकिन कॉमर्शियल पर्पज मतलब वो बिजनेस कर रहा है, वो कोई इंडस्ट्री चला रहा है और उसमें सर्विसेज का या गुड्स का अगर यूज कर रहा है तो कॉमर्शियल पर्पज है। लेकिन यहाँ पे उन व्यक्तियों को कॉमर्शियल पर्पज के दायरे से बाहर रखा जाएगा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी गुड्स का यूज कर रहे हैं, तो उसको कॉमर्शियल पर्पज दायरे से बाहर रखा जाएगा और उसको कंज्यूमर माना जा सकता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं बहुत अच्छा, कि जैसे मान लो कोई ट्रांसपोर्टर है और उस ट्रांसपोर्टर ने 20 ट्रक खरीदे हैं और 20 ट्रक्स के लिए वो ड्राइवर्स रखता है और अपनी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को या बिजनेस को कहें वो चलाता है। तो वो जो ट्रांसपोर्टर है वो उसने जो ट्रक खरीदे हैं 20 ट्रक, उन ट्रक्स के लिए इसको कंज्यूमर की तरह कोई राहत नहीं मिलेगी, मतलब इस ट्रांसपोर्टर को कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो कि पेशे से ड्राइवर है वो अपना एक ट्रक खरीद लेता है, बाई कर लेता है और उस ट्रक को स्वयं चलाता है और अपनी आजीविका इस तरीके से चलाता है। तो क्योंकि ये अपनी आजीविका चलाने के लिए इसने ट्रक खरीदा हुआ है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इसका ये साधन है, इसलिए इसको कंज्यूमर माना जा सकता है, इसको कॉमर्शियल पर्पज में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट है बाई एनी गुड्स। ये जो टर्म है बाईज एनी गुड्स या हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस, मतलब हमने कहा कि जो कंज्यूमर उसको माना जाएगा जो कोई भी गुड्स खरीदता है या कोई भी सर्विस हायर करता है या अवेल करता है, प्राप्त करता है। तो ये जो टर्म है इनका मीनिंग क्या है, इसमें इंक्लूड होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस और टेली शॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये पिछले एक्ट में इसका प्रावधान नहीं था, पिछले एक्ट में केवल ऑफलाइन जब हम आमने सामने खरीद करते थे तो वो इसके दायरे में आती थी। लेकिन नए एक्ट में ये एक प्रॉब्लम थी क्योंकि पिछले कुछ समय से ऑनलाइन जो सेल परचेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जब ऑनलाइन सेल परचेज बढ़ गई तो उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता था। तो अब इस भ्रम को दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए ये स्पष्ट कर दिया गया इस एक्ट में कि गुड्स खरीदने का या सर्विसेज को हायर करने का मतलब सब, चाहे आपने ऑनलाइन खरीदा है चाहे ऑफलाइन खरीदा है, ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में ही आएंगे। अब बात आती है कंज्यूमर राइट्स की। देखिए कोई भी लॉ है, कोई भी एक्ट है, वो किस तरीके से सुरक्षा करता है लोगों की, वो लोगों को कोई राइट देता है, कोई अधिकार देता है और उस अधिकार का लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उनको अपने अधिकार यूज करने की वजह से वो राहत ले सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रीवियस एक्ट की तरह 6 राइट्स देता है। ये प्रीवियस एक्ट में भी थे, इसमें भी हैं। कौन कौन से हैं ये 6 राइट्स? सबसे पहला है राइट टू बी प्रोटेक्टेड, यानी कि सुरक्षा का अधिकार। राइट टू सेफ्टी भी इसको बोल दिया जाता है, एक ही बात है। सुरक्षा किसके आगे? सुरक्षा मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसे गुड्स की मार्केटिंग, ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग से सुरक्षा दिलाता है जो जीवन के लिए या संपत्ति के लिए खतरा है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये राइट देता है कंज्यूमर को कि उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, पोटेंसी के बारे में, प्योरिटी के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। मतलब कंज्यूमर को ये राइट है कि उसको अधिकार, ये जानकारी मिलेगी, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए इसी अधिकार के तहत हम देखेंगे जितनी भी पैकेज्ड गुड्स होती हैं आज की डेट में, स्टैंडर्ड गुड्स, उन सब पे लिखा होता है कि इसका रेट कितना है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसका कंटेंट कितना है, इसकी पोटेंसी क्या है, क्षमता क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। ये सब क्यों लिखा होता है? क्योंकि उसको राइट है ये जानने का और इस राइट की प्रतिपूर्ति के लिए इन कंपनीज के लिए कंपलसरी है ये सब लिखना। ठीक वैसे ही राइट टू बी प्रोटेक्टेड के तहत एक व्यक्ति को राइट होता है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इस राइट के क्या मायने हैं? इस राइट के ये माने हैं कि अगर कोई पर्सन कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचता है, कोई मैन्युफैक्चरर, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है अब उस पे चाहे लिखा हो या नहीं लिखा हो, लेकिन उसकी कंपनी की गारंटी, कंपनी को ये सुनिश्चित करना ही होगा कि उससे कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉक नहीं लगे उस पर्सन को, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं हो, अहित नहीं होना चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट से उसका कोई अहित हो जाता है कंज्यूमर का, जैसे मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया किसी प्रोडक्ट में, इक्विपमेंट में, और जिससे उसको भी इलेक्ट्रिक करंट लग गया, व्यक्ति को उसकी जान को नुकसान हो गया,
या स्वास्थ्य को नुकसान हो गया, तो वो व्यक्ति केस करेगा और इस कंपनी को हर्जाना देना पड़ जाएगा। कंपनी ये नहीं कह सकती है कि भाई हमने कहा ही नहीं था कि इससे करंट नहीं लगेगा, ऐसा कह करके अपना पीछा वो नहीं छुड़ा सकती है। लोगों को सुरक्षित रहने का अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू बी एश्योर एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ये जो है राइट टू बी एश्योर, इसको राइट टू चूज के नाम से ज्यादा याद करते हैं बुक्स में। मैंने ये एज पर एक्ट लिखे हैं जान करके, वैसे मैं साथ साथ बता रहा हूं। इसको राइट टू सेफ्टी के नाम से हम जानते हैं, राइट टू सेफ्टी, इसको जानते हैं राइट टू इन्फॉर्म के नाम से जानते हैं, और इसको राइट टू चूज के नाम से जानते हैं, SIC से। ये पहले 3 राइट हैं। तो राइट टू चूज कह सकते हैं इसको, मतलब एक व्यक्ति को राइट है कि वो अलग अलग वैरायटी की गुड्स चुन सकता है। उस पर हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, किसी गुड्स के लिए कोई सेलर उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता है प्रोडक्ट के लिए, और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वो खरीद सकता है। मतलब उसको राइट है कि वो बार्गेन कर सकता है, वो दूसरी कंपनी का सामान ले सकता है, अगर उसको सही रेट में मिल रहा है तो उसे रोका नहीं जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी, इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, जैसे किसी इंश्योरेंस कंपनी से आपने अपनी कार की पॉलिसी ले रखी है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप अब चाहते हो कि किसी दूसरी कंपनी की पॉलिसी अच्छी है, वो कम पैसे में दे रहा है, तो बिल्कुल आप उसके पास जा सकते हैं। ये कंपनी किसी भी तरीके से आपको कोई रोक नहीं सकती है कि भी आप नहीं जा सकते उस कंपनी में। ठीक वैसे ही अगर आप रिलायंस का मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपको लगता है मतलब जियो का यूज कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, अब आपको लगता है एयरटेल का चाहिए मुझे, या एयरटेल का यूज कर रहे हैं तो जियो का चाहिए, तो जो सिम पोर्टेबिलिटी है वो इस अधिकार को हमारे को पूरा करने के लिए, हम चाहें तो इसका सर्विस लेंगे, हमको इसका अच्छा लगेगा तो इसको छोड़ देंगे, उसका सर्विस ले लेंगे, कोई रोक नहीं सकता है, उनको हमें क्लियरेंस देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। अब सुना जाने का अधिकार। ये जो राइट है ये कहता है, अश्योर करता है ग्राहकों को कि भी आपके जो इंटरेस्ट है वो सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, उनमें बाधा पहुंचती है, तो आपकी सुनवाई होगी प्रॉपर फोरम पे। और इसके मकसद से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे 3 टियर सिस्टम है, वो सुनवाई के लिए है। आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं, स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। प्रीवियस एक्ट में हम डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते थे, लेकिन नए एक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संस्था है उसको भी हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन ही बोलेंगे। नेक्स्ट है राइट टू सीक रेडरेसल, यानी कि उपचार प्राप्त करने का अधिकार। मतलब किसी कंज्यूमर को अगर किसी प्रोडक्ट से, किसी सर्विस से कोई नुकसान हुआ है, इकोनॉमिक नुकसान हुआ है या फिजिकल नुकसान हुआ है, तो उसको उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। उसको राइट है कि वो या तो कंपनी से डिमांड करेगा, कंपनी अगर उसका उपचार करेगी तो ठीक है, नहीं तो वो प्रॉपर फोरम में जा सकता है। जितनी जो वैसी एक्टिविटीज हैं, रिस्ट्रिक्टिव या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं बिजनेसमैन की, प्लस एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर्स का, उन सबसे सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है उसको, यानी कि उपचार का अधिकार है। अगर ये सर्विसेज उसको हुई है, अगर इनसे उसको नुकसान पहुंचा है, तो वो हर्जाना मांग सकता है, वो सामान को बदलवा सकता है, नया सामान ले सकता है बदले में। नेक्स्ट राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। इसके अलावा कंज्यूमर को ये भी राइट है कि वो उसको अवेयरनेस मिले, उसको कंज्यूमर एजुकेशन मिले, कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके बारे में उसको जानकारी मिले। और ये जो अधिकार है, इसकी राइट की प्रतिपूर्ति के लिए जो सरकार है वो बहुत सारे काम करती है। सरकार न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टीवी पे भी ऐड देती है। और जागो ग्राहक जागो काफी फेमस इसका कोट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो एक तरह से आंदोलन है देश में, उसके लिए सरकार की तरफ से जागो ग्राहक जागो नाम से बहुत सारे एड कैंपेन चलाए जाते हैं ग्राहकों को अवेयर कराने के लिए, और ये इसी का हिस्सा है। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रोटेक्शन काउंसिल्स भी बनाई गई हैं। ये पुराने एक्ट में नहीं थी, लेकिन इस बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की भी व्यवस्था है। तो इस सेंट्रल लेवल पे जो बनाई जाने वाली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, इस्टेब्लिश की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यानी कि जो उपभोक्ता मामले मंत्रालय के मंत्री होंगे वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे। सेंट्रल काउंसिल जो होगी वो मीटिंग करेगी, जब उसको आवश्यकता लगेगी अपनी मीटिंग कर सकती है, और जहां जरूरत समझेंगे वहां पे इसकी मीटिंग की जा सकती है। बट कम से कम एक मीटिंग जरूर होगी हर साल, हर वर्ष एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए इसकी। इसका जो उद्देश्य है प्रोटेक्शन काउंसिल का, वो होगा कि वो एडवाइस देगा, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लीगल
प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के तहत कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपनी तरफ से राय, मशवरा और सलाह देने का काम करेगी काउंसिल। उसी तरीके से स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, हर एक राज्य अपने राज्य में स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाएगा, इस्टेब्लिश करेगा, और राज्य में जो चेयरपर्सन होंगे राज्य लेवल के प्रोटेक्शन काउंसिल के, वो होंगे उस स्टेट के मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यानी कि उस राज्य के उपभोक्ता मामले मंत्रालय के जो मंत्री होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे। स्टेट काउंसिल भी अपनी रिक्वायरमेंट, यानी कि जब जरूरत होगी उस हिसाब से अपनी मीटिंग करेगी, जहां उनको बेटर लगेगा वहां पे मीटिंग करेंगे, जहां पे जो मिनिस्टर इंचार्ज होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उनको जहां लगेगा सूटेबल वहां पे मीटिंग होगी। लेकिन ये एक साल में कम से कम 2 मीटिंग्स होना इसका जरूरी है। नेशनल काउंसिल की भांति ही जो स्टेट काउंसिल होगी, शॉर्ट में इसको नेशनल काउंसिल, स्टेट काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोला जाएगा इनको संस्थाओं को, जो स्टेट काउंसिल होगी वो भी एडवाइस देगी नेशनल काउंसिल की तरह ही कि कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए, जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए एडवाइस करेगी, सलाह देगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगी, उसका भी पर्पज वही रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, और उस डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होंगे, अब जो भी अलग अलग स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहता है, कहीं पे डिप्टी कमिश्नर रहता है, जो भी होंगे वो चेयरपर्सन होंगे उस डिस्ट्रिक्ट की कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होगी या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होगी, शॉर्ट में इसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाएगा, ये भी अपनी नेसेसिटी के मुताबिक, यानी कि जब रिक्वायरमेंट होगी अपनी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी साल में कम से कम 2 मीटिंग होना जरूरी है। तो जो नेशनल लेवल की काउंसिल है उसकी कम से कम 1 मीटिंग जरूरी है साल में, स्टेट लेवल की जो काउंसिल है उसकी 2 मीटिंग जरूरी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो काउंसिल है उसकी भी 2 मीटिंग जरूरी है। इसका भी उद्देश्य वही होगा कि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनके प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए ये भी अपने एडवाइस देगी। अब बात आती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसकी व्यवस्था नए इस एक्ट में की गई है, पुराने एक्ट में इसकी व्यवस्था नहीं थी। यह नेशनल लेवल पे इसकी एक संस्था होगी जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को देखभाल करेगी। यह एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, यानी कि एक रेगुलेशन बनाने का काम करेगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो एरियाज हैं उनके लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी इसको शॉर्ट में कहा जाएगा। ये इसका काम होगा प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और एनफोर्स करना कंज्यूमर के राइट्स को। इसके अलावा सीसीपीए इशू कर सकती है सेफ्टी नोटिस जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, ये ऑर्डर कर सकती है रिकॉल गुड्स, अगर कोई गुड्स, कोई सर्विसेज को खराब लगती हैं, मतलब होता है कि क्वालिटी बेटर नहीं है या वो नुकसान कर सकती हैं, कंज्यूमर्स के हितों के विपरीत है, तो उनको वो रिकॉल कर सकती है, यानी कि उनको मार्केट से हटवा सकती है। ये प्रिवेंट करेगी, अनफेयर प्रैक्टिसेस पर रोक लगाने का काम करेगी, रीइंबर्स कराएगी, परचेज प्राइस पे अगर कर दिया है तो उसका रीइंबर्स करा सकती है। ये पेनल्टी इंपोज कर सकती है फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पे। यानी कि इस बार इस एक्ट में ये बहुत ध्यान रखा गया है, महत्वपूर्ण है, अच्छा है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट ऐसी होती हैं जो पब्लिक को मिसलीड करती हैं, यानी कि उनको गलत जानकारी देती हैं। तो ऐसी एडवर्टीजमेंट का अपने बिहाफ पे भी ये संज्ञान में लेकर के ये संस्था उस पर कार्रवाई कर सकती है, उसको पेनल्टी लगा सकती है। सेंट्रल अथॉरिटी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी और इसके जो चीफ होंगे तो वो चीफ कमिश्नर होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ ज्वाइंट कमिश्नर या बाकी जो कमिश्नर्स होंगे उनकी नियुक्ति जो केंद्र सरकार प्रेस्क्राइब करेगी उतनी संख्या इनकी रखी जा सकती है आवश्यकता के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको वो पावर्स देगी जिन पावर से ये अपने फंक्शंस जो इनको मिले हैं एक्ट के तहत उनको डिस्चार्ज कर पाएगी। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन, इसको शॉर्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलेंगे। और यह अब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल की 3 टियर मशीनरी जो है, जो प्रीवियस एक्ट में भी थी वो इसमें भी है। इस 3 टियर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में, जिसको हम पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम के नाम से जानते थे। डिस्ट्रिक्ट फोरम को इस्टेब्लिश करने का काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट डिस्प्यूट
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन बनाएगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट करेगी। हर एक स्टेट में, स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन का होना जरूरी है। हालांकि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा भी रखा जा सकता है, यानी कि ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी बनाए जा सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कम से कम एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम, नॉट लेस देन लिखा है, कम से कम 2 मेंबर होंगे, कम से कम 2 होंगे, इन नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूं कहिए कि न्यूनतम प्रेसिडेंट के अलावा 2 मेंबर होंगे, लेकिन मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रेस्क्राइब किए जाएंगे उतने इसमें रखे जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो न्यायिक क्षेत्र होगा, ज्यूरिसडिक्शन होगा, वो वहां तक होगा जिसमें कंप्लेन जिस गुड्स की या सर्विस की गई है और उस गुड्स के लिए जो पैसा दिया गया है बायर के द्वारा, जो कंसिडरेशन पे किया गया है, अगर वो 1 करोड़ रुपए तक है, यानी कि 1 करोड़ तक के जो मामले होंगे। यहाँ पे अब प्रीवियस एक्ट में और इस एक्ट में ये भी फर्क है कि पिछले एक्ट में गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू थी उस पे बेस्ड था, लेकिन इस बार क्या है कि गुड्स वैल्यू का मतलब हो गया उनका जो सेल प्राइस था या लिस्ट प्राइस था, लेकिन इस बार जो इसकी वैल्यू देखी जाएगी वो दी जाएगी जो कंसीडरेशन पे किया है ग्राहक ने। अगर कोई डिस्काउंट है तो उस डिस्काउंट को हटाने के बाद जो नेट पेमेंट है, अगर वो नेट पेमेंट गुड या सर्विस के लिए ग्राहक ने 1 करोड़ रुपए तक की है, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 1 करोड़ तक के जो गुड्स या सर्विसेज होंगे वो मामले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ले जाए जाएंगे। पहले जहां पे पार्टी एग्री करेगी कि वो अपना सेटलमेंट, ये एक नई व्यवस्था है मीडिएशन की जो पुराने एक्ट में नहीं थी, नए एक्ट में है, तो मीडिएशन की व्यवस्था भी की गई है कि अगर जो पार्टी जिनका डिस्प्यूट चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में उनकी सुनवाई हो रही है, लेकिन वो दोनों पार्टी एग्री करती हैं और मीडिएशन के लिए अप्लाई करती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहती हैं कि भाई हम मीडिएशन करा लेंगे अपना, तो राइटिंग में उनको अपनी कंसेंट देनी होगी और जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो 5 दिन के अंदर अंदर उनकी जो कंसेंट है उसको मान करके मैटर को मीडिएशन के लिए भेज देगा। मीडिएशन भी अभी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है या स्टेट कमीशन है या नेशनल कमीशन है, उनके साथ अटैच रहेगी एक मीडिएशन बॉडी जिसमें कुछ लोग होंगे, सदस्य रहेंगे जो मीडिएशन का काम करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जो पावर होती है वो एक नई पावर भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन को इस एक्ट के तहत मिली है, नए एक्ट के द्वारा, कि वो रिव्यू कर सकता है अपने द्वारा पास किए गए ऑर्डर को, अगर उसको लगता है कि कहीं पे कोई कमी रह गई है उसके ऑर्डर में, या तो स्वयं कर सकता है या एप्लीकेशन देती है अगर पार्टी, कोई भी दोनों पार्टीज में से, कि भी आप रिव्यू कर लें इस ऑर्डर को, तो 30 दिन के अंदर अंदर, अगर 30 दिन के अंदर अंदर इस ऑर्डर को रिव्यू किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा स्वयं ही अपने ऑर्डर को रिव्यू किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन या कोई भी पार्टी अगर सहमत नहीं है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से, उनको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के खिलाफ अपील करके उसके आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं, और उनको जो आदेश जिस दिन होगा उसके 45 डेज यानी कि 45 दिन के अंदर उनको पहुंचना होगा स्टेट कमीशन में। अब आता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन, इसको शॉर्ट में स्टेट कमीशन कहा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करेगी। इसके अलावा हर एक जो स्टेट कमीशन होगा जिस भी स्टेट का, उसमें एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम उसके 4 मेंबर होंगे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 प्रेसिडेंट और 2 मेंबर कम से कम, और स्टेट कमीशन में 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर कम से कम, यानी कि न्यूनतम 5 होने चाहिए इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। इसके अलावा नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करके मैक्सिमम सदस्य ये तय कर सकते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करके। जैसे डिस्ट्रिक्ट में था, स्टेट और सेंट्रल वहां पे भी कंसल्ट करके मैक्सिमम जो नंबर था वो तय कर सकते थे, लेकिन मिनिमम यहाँ पे एक्ट में दिया गया है। स्टेट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन, स्टेट कमीशन का जो न्यायिक क्षेत्र होगा यानी कि किन मामलों की वो सुनवाई करेगा, स्टेट कमीशन सुनवाई कर सकता है ऐसे मामलों की जहां पे जो कंप्लेंट है गुड्स और सर्विस की, उस गुड्स और सर्विस की वैल्यू
जो कंसिडरेशन पे किया गया था, अगर वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ध्यान रखें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1 करोड़ तक का अगर मामला होगा तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो स्टेट कमीशन में, और 10 करोड़ तक, यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 1 करोड़ तक के मामले डिस्ट्रिक्ट में, 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक के जो मामले होंगे वो स्टेट कमीशन में। इसके अलावा ये सुनवाई कर सकता है कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक नया टॉपिक जोड़ा गया है नए एक्ट में, जो प्रीवियस एक्ट में नहीं था। पहले केवल सेल परचेज पे ही यहाँ पे इस एक्ट के दायरे में आते थे, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा जिसकी टर्म और कंडीशन बायर के खिलाफ होंगी, यानी कि उसके हितों के खिलाफ होंगी, उसके हितों को असुरक्षित करेंगी, तो उसके खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है। जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स, तो गुड्स की वैल्यू की वही कंडीशन है, नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 10 करोड़ तक का अगर कोई मामला है तो उसका, और वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्टेट कमीशन में उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा ऐसी अपील जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के आदेश के खिलाफ होंगी, उनकी भी सुनवाई स्टेट कमीशन में हो सकती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कमीशन की तरह स्टेट कमीशन को भी ये पावर है, ये राइट है कि वो अपने स्वयं के दिए गए ऑर्डर को, अगर उसको लगता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कि उसके आदेश में कुछ कमी है, या उसको लगता है कि मतलब उसको नहीं लगता, बाकी जो पार्टीज हैं वो उसको अप्रोच करती हैं, तो ऐसे केस में 30 दिन के अंदर अंदर वो अपने केस को रिव्यू कर सकता है, यानी कि आदेश देने की तिथि से 30 दिन के अंदर अंदर वो स्वयं रिव्यू उसका कर सकता है। लेकिन अगर कोई पार्टी इनके डिसीजन से सहमत नहीं है, स्टेट कमीशन के डिसीजन से सहमत नहीं है, तो वो नेशनल कमीशन में जा सकती है। स्टेट कमीशन में जो आदेश दिया है उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर वो जा सकती है। नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन। नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 4 मेंबर होंगे। इसके अलावा मैक्सिमम नंबर तय किया जा सकता है जो प्रेस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो न्यूनतम 4 सदस्य और एक प्रेसिडेंट का होना जरूरी है नेशनल कमीशन में भी, स्टेट कमीशन की तरह ही। अब नेशनल कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन कहां तक होगा, यानी कि कौन से मामले नेशनल कमीशन के दायरे में आएंगे सुनवाई के लिए। ऐसी कंप्लेंट्स, ऐसी शिकायतें जहां पे गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू जिसकी पेमेंट की गई है ग्राहक के द्वारा वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, एक्सीड 10 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए वैल्यू। इसके अलावा ऐसी कंप्लेंट्स जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ हैं, जैसे स्टेट कमीशन कर सकता था अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यहाँ पे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए एक्सीड 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा। इसके अलावा अपील जो कि स्टेट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ हैं उनकी भी सुनवाई यहाँ पे की जा सकती है। इसके अलावा अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पिछले क्योंकि जो एक्ट था, पिछला जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं, इसलिए ये पॉइंट पुराने उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार अगर सेंट्रल अथॉरिटी जो है उसका, उसके अगेंस्ट, उसके जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट भी कोई व्यक्ति, कोई पार्टी अपील कर सकती है नेशनल कमीशन में। अब नेशनल कमीशन को भी पावर है कि वो अपने द्वारा पास किए गए आदेश को, अगर उनको लगता है कि उसमें कोई एरर रह गई है, कमी रह गई है, या कोई एप्लीकेंट, कोई पार्टी अप्लाई करता है उनके यहाँ रिव्यू के लिए, तो 30 दिन के अंदर अंदर उस आदेश को रिव्यू भी कर सकता है। कोई पर्सन अगर नेशनल कमीशन के जो आदेश हैं उनसे सहमत नहीं है, उसको लगता है कि वो आदेश उसके लिए सही नहीं है, तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कमीशन के आदेश के खिलाफ, लेकिन वो भी आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर। अब आती है बारी कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स की, मध्यस्थता सेल। कंज्यूमर मीडिएशन सेल ये नया कॉन्सेप्ट है इस बार के एक्ट में, जो प्रीवियस एक्ट में नहीं था। कंज्यूमर मीडिएशन सेल स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी अपने नोटिफिकेशन के द्वारा, अगर डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन होगा
और स्टेट कमीशन होगा उनसे अटैच करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर सेल को अटैच किया जाएगा और स्टेट मीडिएशन सेल को स्टेट कमीशन से अटैच किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, सेंट्रल जो नेशनल कमीशन है उसके साथ अटैच करेगी कंज्यूमर मीडिएशन सेल। इसी तरह नेशनल कमीशन की अगर रीजनल बेंचेज हैं जहां पे, तो रीजनल बेंचेज के साथ भी कंज्यूमर मीडिएशन सेल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जा सकता है। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, इस बार का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो काफी मजबूत एक्ट है, क्योंकि हमने देखे हैं कई सारी चीजें नई जिनकी पहले खामियां लगती थी वो अब पूरी की गई हैं। जो कमी लगती थी पुराने एक्ट में उनको काफी हद तक पूरा किया गया है। इसी में एक नया अध्याय है प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। देखिए प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है। पुराने एक्ट में क्या प्रावधान था कि अगर मान लो आपने कोई बाइक खरीदी है या कार खरीदी है और उस बाइक का कोई नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है जो, और उसकी वजह से आपके शरीर को भी हानि पहुंचती है, तो पुराने एक्ट के तहत आप क्लेम कर सकते थे उस आइटम में जो कमी थी उसकी वजह से उस आइटम की कीमत क्लेम कर सकते थे। यानी कि अगर नुकसान बाइक में हुआ है तो बाइक की जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप क्लेम कर सकते थे, उसकी क्षति की पूर्ति आप करा सकते थे। आपने कोई फ्रिज खरीदा है और फ्रिज में मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फ्रिज तो खराब हुआ ही हुआ और आपको भी करंट लगा, आपको भी नुकसान पहुंच गया, तो फ्रिज की जो कीमत थी वो दिला सकता था। उसके बारे में आप कोर्ट में कंज्यूमर कोर्ट पहुंच सकते थे, यानी कि कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कमीशन वहां से आपको राहत दिला सकता था। लेकिन इस बार क्या है कि प्रोडक्ट लायबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। प्रोडक्ट लायबिलिटी हो गया कि प्रोडक्ट लायबिलिटी भी होगी कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर ने जो कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट दिया है, अगर वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को हानि पहुंचाता है तो उस हानि के लिए भी पेमेंट करना पड़ेगा, उसकी भी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी किसको, प्रोड्यूसर को। तो अब इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन क्या है और कब होगा? प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन होगा कि जैसे आपने जो सामान खरीदा प्रोडक्ट, वो सामान से आपको नुकसान पहुंच गया, आपको शारीरिक या इकोनॉमिक कोई भी लॉस हुआ है, आपको इकोनॉमिक लॉस हुआ या फिजिकल लॉस हुआ, उसके लिए आप हर्जाना जब डिमांड करोगे तो उसको कहेंगे प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, यानी कि आप एक्शन लोगे। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन लिया जा सकता है उस कंप्लेंट के केस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के लिए जहां पे सर्विस प्रोवाइडर या जो प्रोडक्ट सेलर है, जैसा भी केस है, अगर उसने जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया है, खराब प्रोडक्ट दिया है और उससे आपको हार्म हुआ है, तो उसके लिए आप उन पे क्लेम कर सकते हैं। यही प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन है। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन कैन नॉट बी ब्रॉट। अब कब नहीं लिया जा सकता है? प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसका यूज नहीं कर सकते हैं अगर जो बायर है, जो कंज्यूमर है, उसने स्वयं ने कोई गलती की है, यानी कि जब हार्म हुआ है, जब नुकसान हुआ है आपको, उस समय इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि आपने मिसयूज किया, आपने ऑल्टर किया कुछ, या आपने मॉडिफाई किया प्रोडक्ट को। अगर आपने प्रोडक्ट में कुछ छेड़छाड़ की और उसकी वजह से आपको कुछ नुकसान होता है, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन नहीं ले सकते हैं, उसमें आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। अब देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने आपको राइट्स दिए, आपको जो राइट्स दिए हैं आप उनका प्रयोग करके अपने लिए राहत ले सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल राइट्स मिल जाने से आप अपने हित सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, आपको स्वयं भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटियों का निर्वाह करना होगा। तो कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपने वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई तो आप अपने आप को कंज्यूमर सिद्ध हो सकता है नहीं कर पाए। किसी केस में जब आपको कंज्यूमर सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं भी देता हूं, मान लो आपने कोई कैसा भी प्रोडक्ट किसी से खरीद लिया, आपने उसकी कोई रिसिप्ट नहीं ली, तो आप जब कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, कंज्यूमर कमीशन के पास जाओगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाए, चाहे स्टेट कमीशन में, चाहे नेशनल कमीशन में, तो आपको सिद्ध करना होगा कि आपने पैसा दे करके ये सामान लिया है। आपने फ्री में अगर सामान लिया तब तो आपको कोई राहत ही नहीं मिलेगी, या मान लो वो जो सेलर है वो कह दे कि मेरा सामान ही नहीं है, तब भी आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। तो आपके पास सबूत होना चाहिए, मतलब रिसीप्ट होनी चाहिए। ऐसी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनका आपको ख्याल रखना होगा। सबसे पहला, टू बाई ओनली स्टैंडर्ड गुड्स। केवल स्टैंडर्ड गुड्स ही आप खरीदें। अगर आप स्टैंडर्ड गुड्स नहीं खरीद सकते हैं, अगर आप क्वालिटी से समझौता करते हैं, तब आपको नुकसान हो सकता है। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, आपको फॉरगेट नहीं करना है रिसिप्ट लेना, यानी कि रिसिप्ट हर हाल में आपको लेनी है। गारंटी वारंटी कार्ड अगर है तो हर हाल में उसको लेना है और सुरक्षित रखना है अपने पास।
लर्न द रिस्क, इसके अलावा प्रोडक्ट या सर्विस की जो रिस्क है उनको आपको सीखना होगा, लर्न करना होगा, यानी कि सावधानी बरतनी होगी उनके यूज करते समय, उससे इसलिए आप रिस्क को समझें और सीखें। नेक्स्ट, टू रीड लेबल्स केयरफुली। लेबल कहते हैं कि जो प्रोडक्ट पे जो प्रिंटेड होता है, जो जानकारी, प्रोडक्ट का नाम, उसका डेट या उसका मैन्युफैक्चरिंग का तरीका, उसके कंटेंट, उसका यूसेज का तरीका, जो भी प्रोडक्ट के पैकेज पे आप लिखा हुआ कुछ भी देखते हैं छपा हुआ, वो सब लेबल कहलाता है। तो लेबल को सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना चाहिए। आपको डीलिंग्स में ऑनेस्ट होना होगा, यानी कि आप डीलिंग्स करते समय आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आप सही पेमेंट देंगे, सही तरीके से सामान खरीदेंगे। टू बाई ओनली लीगल गुड्स, केवल कानूनी वस्तुओं को खरीदेंगे, गैर कानूनी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तभी आपको राहत मिलेगी एज ए कंज्यूमर। टू बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, आपको अपने राइट्स के लिए अवेयर होना होगा। इसके साथ ही साथ आपको अपने राइट्स का प्रयोग भी करना होगा। इसके अलावा आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी, जो जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं उनके रेडरेसल के लिए, उनके उपचार के लिए, जो वास्तविक ग्रीवेंस है उन्हीं के लिए आपको शिकायत करनी चाहिए। टू फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, इसके अलावा आपको कंज्यूमर सोसाइटीज बनानी चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर हों वो सही समय पे सही एक्शन ले सकें जरूरत पड़ने पे। नेक्स्ट है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। देखिए, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी नहीं है। हो सकता है सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से उसको कुछ मदद मिल जाए, लेकिन ये जो एनजीओ होती हैं सरकार की नहीं होती हैं, प्राइवेट व्यक्ति ही इनको चलाते हैं किसी सोशल वेलफेयर के मकसद से। तो ये आम पब्लिक से भी डोनेशन ले सकती हैं, सरकार भी इनको डोनेशन दे सकती है, फंड कर सकती है। एनजीओ जो होते हैं ज्यादा जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादातर एनजीओ के तौर पे ही चलते हैं। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ का रोल क्या है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कराने में? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती हैं। कंज्यूमर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकती हैं, कंज्यूमर को अवेयर करा सकती हैं और कंज्यूमर की और कई तरीकों से मदद कर सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण एनजीओ जो हैं इसमें कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल या मुंबई ग्राहक पंचायत या कॉमन कॉज दिल्ली, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या कंज्यूमर एसोसिएशन, ये सब आती हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपना रोल प्ले करती हैं? ये कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, ये जर्नल्स पब्लिश करती हैं, इसके माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिलती है, लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती हैं जरूरत पड़ने पर, ये लोगों को एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, एनकरेज करती हैं, ये कंप्लेंट फाइल करने के लिए भी लोगों को सहायता करती हैं, कंप्लेंट किस तरीके से फाइल करनी है ये इनिशिएटिव लेती हैं जहां पे जरूरत पड़ती है, और ये क्वालिटी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उसको भी टेस्ट कराने का काम करती हैं, उसका परीक्षण करती हैं। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन, चूंकि ये नया एक्ट जो पारित हुआ है, अभी आने वाले जो एग्जाम्स में उनमें संभवतः नए एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो पुराने एक्ट पे आते रहे हैं, तो उनको जानकारी के लिए कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है बन सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट हुआ था, पारित हुआ था कब? तो ये पुराने एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे 1986 है, लेकिन अब जो नया ऑप्शन आएंगे अगर उनमें 2019 दिया है तो 2019 ही उसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर इज नॉट एंटाइटल्ड टू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर इसके लिए एंटाइटल नहीं है, मतलब यह है उसको नहीं मिलेगा। पहला ऑप्शन है बी प्रोटेक्टेड फॉर मार्केटिंग ऑफ गुड्स हैजर्डस टू लाइफ, ऐसी गुड्स जो लाइफ के लिए खतरनाक हैं उनसे सुरक्षा। दूसरा पॉइंट है बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार। इसके अलावा गेट कंज्यूमर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए एंटाइटल नहीं है, किसके लिए यह बताना है, या टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस कॉज ड्यू टू फॉल्टी यूज ऑफ प्रोडक्ट का गलत तरीके से यूज करने की वजह से जो लॉस हो गया उसके प्रति सुरक्षा। तो आप सही का इसमें से निशान लगाएं, सोचें, पूरा आप पढ़ चुके हैं टॉपिक, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो ये है। अगर फॉल्टी यूज करता है प्रोडक्ट है, यानी कि हम प्रोडक्ट का यूज ही गलत तरीके से करते हैं और उससे हमें नुकसान होता है, तो उससे हमें सुरक्षा एक्ट के तहत नहीं मिलेगी, बाकी तीनों केसेस में हमें सुरक्षा मिलेगी। फिर ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, कब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स में आया, यहाँ पे ये पूछा गया है।
तो इसमें से जो गिवन ऑप्शन है उसमें से बी सही है 86 में, और अभी जो है वो 2019 होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द राइट ऑफ द कंज्यूमर एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिए गए 6 राइट्स में, कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन है राइट टू बी प्रेजेंटेड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड या राइट टू चूज। तो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए राइट टू बी प्रेजेंटेड, कोई राइट नहीं है, बाकी ये तीनों राइट्स हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ड एंड राइट टू चूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ए कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनमें से कौन सा कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए है एनीवन हु हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस, कोई भी व्यक्ति जो गुड्स या सर्विसेज को हायर करता है, सर्विसेज को हायर करता है। एनीवन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, कोई भी व्यक्ति जो रीसेल के लिए गुड्स को खरीदता है। फिर है एनीवन हु यूजेज या बेनिफिटेड फ्रॉम सर्विसेज विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, कोई व्यक्ति जो बिना पेमेंट किए यूज करता है सर्विसेज को या बेनिफिट लेता है। या एनीवन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज, कोई भी व्यक्ति जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जो व्यक्ति रीसेल के लिए गुड्स को खरीदेगा उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो नहीं आएगा, बाकी सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर माने जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स ऑन किस दिन आया। इस तरीका क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1 जुलाई 1987, और जो नया एक्ट है उसके लिए ध्यान रखेंगे 20 जुलाई 20 जुलाई 2019 फोर्स में आया, जो नया एक्ट 2019 है। याद रखें कि इसको राष्ट्रपति की जो अनुमति मिली थी, जो गजट में अधिसूचित हुआ था, वो डेट थी 9 अगस्त, यानी कि 9 अगस्त को इसको अनुमति मिली थी, 9 अगस्त 2019 को। लेकिन ये अस्तित्व में जो आया फोर्स यानी कि लागू जो होगा तो वो 20 जुलाई को होगा। माफ करना, ये 20 जुलाई 2020 को लागू होगा, 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। ये लागू जनवरी में ही हो जाना था दरअसल, लेकिन शुरू में कुछ कमी आई, फिर उसके बाद ये कोरोना की वजह से काफी डिले हो गया और अब ये 20 जुलाई 2020 से लागू हो चुका है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनमें से कौन सी सर्विस नहीं आती है। हालांकि इसके बारे में जो एक्ट है उसमें कोई स्पष्ट तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो कोर्ट के डिसीजन हैं उनसे भी कुछ चीजों में क्लैरिटी आती है। तो प्रीवियसली ये कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है इस मामले में कि जो सर्विसेज ऑफ टीचर हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि अगर टीचर, ये स्कूल टीचर की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो टीचर की सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं आएंगी। लेकिन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आएंगी। तो ये था आज का वीडियो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। उम्मीद है काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी टॉपिक के बारे में। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें।